सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का देविष्का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम रीट की तैयारी के लिए जो विज्ञान के 2011 जो आरटेट नाम से हुई थी उसके 30 प्रश्नों के चर्चा करेंगे, जिसको विश्लेषित करके उसके आसपास भी क्या कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, इस टाइप से हम इस वीडियो में समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये विज्ञान के प्रश्न रीट के अलावा अगर आप 10वीं या 12वीं लेवल या ग्रेजुएशन लेवल की कोई सी भी एग्ज़ाम जिसमें विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें और आप वीडियो को पूरी देखें, स्किप कर करके नहीं देखें बीच बीच में। अगर आप वीडियो पूरी नहीं देखेंगे तो आपको वीडियो में जो प्रश्न है उनका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के रीट या आरटेट लेवल सेकंड के 2011 के जो 30 विज्ञान के प्रश्न हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। 121 नंबर का प्रश्न उस पेपर के अंदर था। देखते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न है। एक प्रारूपी पादप कोशिका में केंद्रक की स्थिति होती है। एक पादप कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है उस केंद्रक की स्थिति कहाँ पर होती है? पहला ऑप्शन लिखा है केंद्रीय, दूसरा लिखा है परिधीय, तीसरा लिखा है आधारीय और चौथा लिखा है कहीं भी। तो कहाँ पर होती है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, परिधीय स्थिति में होती है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है? 4 ऑप्शन है। पहला है केंद्रक, दूसरा है केंद्रिका, तीसरा है गोल्जिका, चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति ग्रह या ऊर्जा ग्रह कहते हैं, जिसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा होती है। जो भी हम भोजन करते हैं तो वो ऊर्जा है एटीपी के रूप में उस कोशिकांग में संग्रहित रहती है। तो कौन सा कोशिकांग होगा वो? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसकी आकृति जूते या चप्पल के सोल के जैसी होती हैं। नेक्स्ट देखें। समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी प्रावस्था है। पहला है प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, तीसरा है एनाफेज, चौथा है टिलोफेज। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज ए, प्रोफेज जो है समसूत्री विभाजन की सबसे लंबी प्रावस्था होती है। नेक्स्ट हम देखें। वायरस जनित रोग हैं। जैसा कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था, एक सारणी 2-3 सारणी थी, जीवाणु से संबंधित, विषाणु से संबंधित मनुष्यों में होने वाले रोग और पादपों में विषाणुओं से संबंधित होने वाले रोगों के बारे में। तो उस वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इस प्रश्न का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। तो प्रश्न है आपके सामने, वायरस या विषाणु जनित जो रोग हैं वो कौन सा है? पोलियो है, प्लेग है, कोलेरा है या टाइफाइड है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? तो यहाँ पर हम देखें, पोलियो इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोलियो जो है वो वायरस जनित रोग है। नेक्स्ट हम देखें। भोजन में निम्न में से किस की कमी से रतौंधी रोग होता है? पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा है वसा, तीसरा है विटामिन ए और चौथा है विटामिन सी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर आपके 125वें प्रश्न में? रतौंधी बीमारी जो है, रतौंधी रोग जो है वो किस की कमी से होता है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स और बुजुर्गों में ऑस्टोमेलेशिया रोग होता है, विटामिन ई की कमी से बंध्यता या नपुंसकता संबंधी रोग होता है, विटामिन के की कमी से रक्त अल्पता या खून से संबंधित रोग होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम देखें। सॉरी। एड्स बीमारी से प्रभावित होने वाला तंत्र है। पहला है पाचन तंत्र, दूसरा है श्वसन तंत्र, तीसरा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और चौथा है प्रतिरक्षा तंत्र। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? एड्स बीमारी जो HIV की वजह से होती हैं
तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी सिस्टम, इंग्लिश में कहते हैं इसको इम्यूनिटी सिस्टम, जो कि बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है एड्स बीमारी अगर किसी को हो जाती है तो। नेक्स्ट, प्रत्येक क्रिया के सदैव विपरीत एवं एक समान प्रतिक्रिया होती है, इस कथन को क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है वो किसके अंतर्गत आता है? न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अंतर्गत आता है, या द्वितीय नियम के अंतर्गत आता है, या तृतीय नियम के अंतर्गत आता है, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर? क्रिया प्रतिक्रिया में, जैसे कि इसके एग्जाम्पल को अगर हम देखें कि अगर आप चल रहे हैं तो एक पाँव आगे होगा तो दूसरा पाँव पीछे होगा। इसी प्रकार से पानी में तैर रहे हैं तो जितना पानी को पीछे धकेल देंगे उतना ही व्यक्ति आगे की ओर तैरेगा। इसी प्रकार से नाव का सिस्टम भी रहता है कि नाव जितनी आगे तक जाएगी उस कब तक जाएगी जब तक उसका पानी पीछे तक नहीं धकेलेंगे। तो इस प्रकार से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, न्यूटन की गति का तृतीय नियम। नेक्स्ट है, कार्य करने की दर कहलाती है। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? बल, गति, शक्ति या ऊर्जा क्या कहलाती हैं? तो यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति या पावर कहते हैं। नेक्स्ट हम देखें, ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? पहला ऑप्शन है विकिरण, दूसरा है संवहन, तीसरा है चालन, चौथा है विसरण। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, कौन से ऑप्शन में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है विकिरण। नेक्स्ट हम देखें, दाब वृद्धि के साथ पानी का क्वथनांक बढ़ता है या घटता है या अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कुछ भी नहीं होता है? तो आपको ये बताना है कि दाब वृद्धि के साथ पानी का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। इसका एक उदाहरण देखा जाए तो कुकर के अंदर जो चावल बनाते हैं या दाल बनाते हैं तो वो अगर ढक्कन लगा हुआ है तो वो दाब बढ़ा हुआ है उसमें, तो जल्दी से वो उबल जाएगा जो भी चावल बन रहे हैं या दाल बन रही है। तो अगर दाब वृद्धि करेंगे तो क्वथनांक यानी उबलना जल्दी हो जाएगा, मतलब उबलना क्या होगा? बढ़ेगा, बढ़ता है। तो आपको ध्यान रखना है कि दाब वृद्धि के साथ पानी का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट हम देखें, ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। तो आपको बता दें कि ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि कोई भी ठोस को जब हम गर्म करते हैं तो वो बिना द्रव में परिवर्तित हुए किसमें बदल जाती हैं? गैसीय स्थिति में बदल जाती हैं। सॉलिड से गैसीय स्टेट में बदल जाती है बिना लिक्विड में बदले। तो अब देखते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल इसमें बैठेगा। सोडियम क्लोराइड, नमक की बात, ये नमक है, ये नहीं होगा। कैल्शियम क्लोराइड जो खड़िया पत्थर वगैरह चूना जो है वो उससे संबंधित, वो भी नहीं होगा। फिर अमोनियम क्लोराइड, ये अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसका फॉर्मूला होता है NH4Cl। इसमें जो है ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। इसको अगर आप गर्म करेंगे तो बिना द्रव में बदले क्या होता है? गैस में परिवर्तित हो जाता है। फिर उसके बाद है मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं हो सकता है। नेक्स्ट हम देखें, 1 किलोग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 1 कैलोरी, दूसरा है 10 कैलोरी, तीसरा है 100 कैलोरी और चौथा है 1000 कैलोरी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपके यहाँ पर? 1 किलोग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा जो है वो कितनी हो जाएगी? 1000 कैलोरी। कितनी हो जाएगी? 1000 कैलोरी। नेक्स्ट हम देखें, एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। उत्तल की बात हो रही है यहाँ पर, ये ध्यान रखना है आपको। और सबसे पहले आपको ये बता दें कि एक तो दर्पण शब्द आता है और एक लेंस शब्द आता है। तो आपको बता दें कि दर्पण में तो क्या होता है कि प्रतिबिंब दिखता है, और लेंस में क्या होता है कि हम आर पार देख सकते हैं। जैसे चश्मा वगैरह जो होता है वो आपके लेंस हैं, और दर्पण जिसमें आप अपना चेहरा देखकर बाल बनाते हैं वो दर्पण होता है। तो यहाँ पर हम बात करें कि आभासी या सीधा होता है, या वास्तविक या सीधा होता है, या आभासी या उल्टा होता है, या वास्तविक या उल्टा होता है। तो वैसे ये कन्फ्यूज़न वाला प्रश्न था।
हालांकि इसमें अगर देखा जाए तो जैसे उत्तल गोलीय दर्पण जो बस कार ट्रक वाले के जो साइड कांच होता है वो उत्तल दर्पण होता है, तो उसमें अगर देखें तो सही प्रतिबिंब ही बनता है, सीधा बनता है और छोटा प्रतिबिंब बनता है ना। पर इसमें कोई ऑप्शन ऐसा दे नहीं रखा है और आरपीएससी ने इसमें कोई सा भी ऑप्शन नहीं दिया था, तो ये कन्फ्यूज़न वाला प्रश्न है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो आंसर अगर हो तो क्या हो सकता है कि सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। कौन सा बनता है? सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट हम देखें, एक आपतित प्रकाश किरण के लिए दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण का घुमाव कोण कितना होगा? पहला ऑप्शन है थीटा, दूसरा है 2 थीटा, तीसरा है 90 डिग्री और चौथा है 0 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर कि एक आपतित किरण के लिए यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित कोण का घुमाव कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 2 थीटा हो जाएगा, मतलब दुगुना होगा। नेक्स्ट हम देखें, अगर 30 डिग्री है तो कितना होगा? 60 डिग्री। नेक्स्ट हम देखें, दूरदृष्टि दोष के मरीज को चश्मा दिया जाता है। पहला है शून्य क्षमता का, दूसरा है मिश्रित लेंस का, तीसरा है उत्तल लेंस का और चौथा है अवतल लेंस का। तो आपको यहाँ पर आप बता दें कि आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी है, दू उ, ये अगर याद रहेगा तो आप आसानी से ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं तो हल कर लोगे कि दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस काम में लिया जाता है और एक है अवनी, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस प्रयुक्त किया जाता है। तो ये ट्रिक है, ये आप ध्यान में रखें। तो यहाँ पर दूरदृष्टि दोष की बात हो रही है तो दू उ यानी उत्तल लेंस की बात हो रही है, तो आपको ध्यान में रखना है कि दूरदृष्टि दोष में कौन सा चश्मा दिया जाता है? उत्तल लेंस। नेक्स्ट हम देखें, अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम, पहला ऑप्शन, दूसरा है 20 हर्ट्ज से अधिक और 20,000 हर्ट्ज से कम, तीसरा है 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक, फिर उसके बाद है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो अल्ट्रासाउंड की बात हो रही है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन इज डी हो जाएगा, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। नेक्स्ट हम बात करें, ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है आवृत्ति पर, तरंगदैर्घ्य पर, वेग पर या तीव्रता पर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर? ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, आवृत्ति पर, फ्रीक्वेंसी, है ना, फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं इसको, ध्यान रखें। नेक्स्ट हम देखें, दिए गए क्षेत्र से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? पहला है चुंबकीय प्रेरण, दूसरा है चुंबकीय तीव्रता, तीसरा है चुंबकीय फ्लक्स और चौथा है चुंबकीय आघूर्ण। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। नेक्स्ट हम देखें, एक बल्ब 100 वाट 200 वाल्ट, है ना, W का मतलब होता है वाट, शक्ति का मात्रक है, और 200 वाट V का मतलब है वोल्ट, विद्युत वाहक बल वोल्टता का मात्रक है, को 160 वोल्टता के साथ में अगर जोड़ा जाता है तो शक्ति का ह्रास होगा, वो कितना हो जाएगा आपका, वो आपको देखना है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 64 वाट। कितना हो जाएगा? 64 वाट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो वैसे अगर देखा जाए तो इसमें कन्फ्यूज़न वाला बता रखा है, पर बाकी जैसे घरों में जो लाइट बिल आता है तो वो उसके ही मात्रक होता है, तो विद्युत ऊर्जा से संबंधित होता है ये, और इसमें केवल ऊर्जा लिखा है। तो अगर इसमें होता तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका विद्युत ऊर्जा सही होगा। नेक्स्ट हम देखें, यदि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर विद्युत वाहक बल E0 है तो वर्ग माध्य मूल विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा E0/√2, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखें, अपमार्जक जटिल लवण है
सोडियम का है या कैल्शियम का है या कार्बन का है या मैग्नीशियम का है, तो किसका होता है जो अपमार्जक, जो अपना डिटर्जेंट वगैरह होता है वो, तो ये होगा आपका कैल्शियम का Ca। कैल्शियम किसका प्रतीक होता है? कैल्शियम का जो प्रतीक है Ca। नेक्स्ट हम देखें, टेक्स्ट एवं तस्वीरों को भेजने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है टेली प्रिंटिंग, दूसरा है टेलेक्स, तीसरा है फैक्स और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो किसका उपयोग किया जाता है इनमें से? तो यहाँ पर टेक्स्ट और तस्वीर की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका फैक्स आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, धातुओं की वेल्डिंग के लिए निम्न में से किन गैसों के मिश्रण का उपयोग किया जाता है? जो वेल्डिंग वगैरह की जाती है उसमें कौन कौन सी गैसों का उपयोग किया जाता है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, नहीं। दूसरा है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा लिखा हुआ है ऑक्सीजन और मेथेन, मेथेन का प्रतीक होता है CH4, और चौथा है ऑक्सीजन और एसिटिलीन C2H2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 144 प्रश्न में? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन और एसिटिलीन C2H2। नेक्स्ट हम देखें, टंगस्टन तत्व का संकेताक्षर होता है, ये आपकी संक्रमण धातुओं से संबंधित है, उसका तत्व है यहाँ पर। तो टंगस्टन जो है उसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? W। टंगस्टन का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? W। नेक्स्ट हम देखें, विश्व उष्णता ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस हैं, तो यहाँ पर कौन सी गैस हो जाएगी? H2 होगी या CO2 होगी या NO2 होगी या SO2 होगी? तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये जो क्वेश्चन आया है टंगस्टन तत्व वाला, मैं एक अगली वीडियो में एक सारणी में 1 से लगाकर 30 तक वाले जो प्रतीक हैं और इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट जो धातुएं या तत्व हैं उनके प्रतीकों को ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवा दूंगा अगली वीडियो में, ताकि इस प्रकार के अगर प्रतीक वाले या संकेताक्षर वाले अगर प्रश्न आते हैं तो उनके जवाब आप आसानी से दे सकें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, नाभिक का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? तो आपको बता दें कि जैसे ये परमाणु का चित्र है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो नाभिक का परमाणु क्रमांक बराबर होता है किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। न्यूट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो आपको याद रखना है PEZ, प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है परमाणु क्रमांक के उदासीन स्थिति में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? प्रोटॉन की संख्या, क्योंकि जैसे कि एक सोडियम की बात करें तो सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन की संख्या भी 11 हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 हो जाएगी और परमाणु क्रमांक भी 11 हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है परमाणु क्रमांक के। नेक्स्ट हम देखें, प्रयोगशाला में अम्ल से जलने पर अधिक पानी से धोना चाहिए तथा वैसलीन लगाने से पूर्व निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं इसको। तो यहाँ पर देखें कि पहला लिखा हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट, पहला लिखा हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट घोल से एवं पुनः पानी से धोना। दूसरा लिखा है 1% एसिटिक अम्ल या नींबू के रस से धोना। तीसरा लिखा है सिल्वर नाइट्रेट से साफ करना और चौथा लिखा है साधारण नमक से साफ करना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन ए ही होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट घोल से एवं पुनः पानी से धोने के बाद वैसलीन लगाना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम देखें, वह स्थान जहाँ छोटे जंतु जैसे दीमक, मक्खी, केचुए आदि उनके स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं ना, पाले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है जल जीवशाला, दूसरा है संग्रहालय, तीसरा है टेरेरियम और चौथा है वन। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जो छोटे जीव जंतु दीमक, मक्खी, केचुए जो अपने स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं, तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, टेरेरियम।
नेक्स्ट हम देखें, लास्ट क्वेश्चन है इसका, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला लिखा हुआ है शिक्षा कार्यक्रम में उद्देश्य दिशा निर्देशन का कार्य करते हैं। दूसरा लिखा है केवल विद्यालय कार्यक्रम द्वारा उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तीसरा लिखा है प्राप्य उद्देश्य विद्यालय कार्यक्रम द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। और चौथा लिखा है उद्देश्य एवं प्राप्त उद्देश्य समान होते हैं। तो कौन सा जो है वो कथन सही नहीं होगा इसमें, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका तीनों सही हैं ये, और चौथा वाला जो है वो गलत हो जाएगा, उद्देश्य एवं प्राप्य उद्देश्य समान है, यह कथन जो है आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये थे आज के प्रश्न। अगली वीडियो में हम 2012 की रीट 2012 के क्वेश्चन साइंस के, फिर मैथ्स के, और उसके बाद फिर 2015 वाली, 2016 वाली और 2018 वाली जो एग्ज़ाम हैं उनके सभी के साइंस के जो क्वेश्चन है वो, फिर उसके बाद मैथ्स के क्वेश्चन है वो समझेंगे। और उसके बाद फिर बाल मनोविज्ञान के भी इसी प्रकार से लेंगे। और इसके अलावा जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं वो भी वीडियो आपको प्राप्त मिलती रहेगी। आप एक रजिस्टर में नोट करते रहें ताकि जब आप रिवीजन करें तब आपके लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत उपयोगी सिद्ध हो। तो ये क्वेश्चन जो हैं अन्य एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आपकी रीट के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स ज़रूर करें, और अगर आप अभी भी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने ऐसे दोस्तों को शेयर कीजिए, ऐसी महिलाएं, घरेलू महिलाएं जो अपनी तैयारी घर बैठे करना चाहते हैं वो भी इस चैनल का लाभ उठा सकते हैं और अपनी तैयारी को एक गति दे सकते हैं। तो आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।